हेलो बच्चों, हमें था जिस पल का इंतजार, फाइनली वो पल आ गया है। जैक ने अपना पहला मॉडल सेट जारी कर दिया है, ठीक है ना। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पहला मॉडल सेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मॉडल सेट हमारा 10th का है, मैथ्स का, ठीक है। इस तरह से जैक अपना 5 मॉडल सेट जारी करती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों आपको ये पूरा का पूरा मॉडल सेट आपको क्या करना है ना, ध्यान से आपको पढ़ लेना है, सारे क्वेश्चन को रिवीजन करना है और आपको एग्जाम में बैठना है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सोल्व करेंगे। तो चलिए आज का पहला मॉडल सेट हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं कि जैक क्या करने वाली है, अपना किस टाइप से एग्जाम लेने वाली, टोटल क्वेश्चन कितना आने वाला है, कितना सेक्शन होने वाला है, कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, सब कुछ हम लोग पहले एक समझ लेते हैं। देखिए ये है आपका क्लास 10th, कौन सा सब्जेक्ट, मैथ। टोटल मार्क्स जो आने वाला है आपका 80 मार्क्स का आने वाला है। फुल मार्क्स आपका कितना है, 80 है। कितना समय मिलने वाला है आपको, 3 घंटा समय मिलने वाला है, ठीक है ना। आपका जो सेक्शन क्वेश्चन बटा रहेगा वो 4 सेक्शन में बटा रहेगा, ठीक है ना, ए बी सी और डी में। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सी और सेक्शन डी में, 4 सेक्शन में टोटल आपको 52 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। अब इसमें क्या रहेगा कि 30 क्वेश्चन जो मिलेगा आपको वो MCQ मिलेगा, बहुविकल्पिक प्रश्न मिलेंगे 30 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिलने वाला है आपको, 1 नंबर मिलने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन बी में क्या आने वाला है, तो सेक्शन बी आपका क्वेश्चन रहेगा 31 से लेकर 38। 31 से लेकर 38 में आपका सेक्शन बी कहलाएगा, जिसका हर एक क्वेश्चन का जो मार्किंग रहेगा 2 नंबर रहेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा 31 से लेकर 38 तक। इसमें आपको 6 प्रश्न ही बनाने हैं। कितने प्रश्न बनाने हैं, 6 बनाने हैं। बट सेक्शन 1 का सारा क्वेश्चन बनाना है, एक आपको ध्यान देना है। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन है, 30 का 30 बनाना है। सेक्शन बी में आपको क्या मिलेगा, सेक्शन ए का 30 क्वेश्चन सब बनाना है। वही अगर हम सेक्शन बी का बात करेंगे तो सेक्शन बी में आपको मिलेगा 31 से लेकर 38 तक। इसमें आपको ओनली 6 क्वेश्चन में बनाना है, 6 क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद सेक्शन सी का बात करेंगे, सेक्शन सी, ये हर एक क्वेश्चन यहाँ 1 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का, ठीक है। सेक्शन सी में है आपका टोटल देखिए 39 से लेकर 46 तक। इसमें भी आपको कितना क्वेश्चन बनाना है, 6 क्वेश्चन बनाना है, 6 क्वेश्चन बनाना है। पर क्वेश्चन रहेगा आपका कितना, 3 मार्क्स का, ठीक है ना, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। सेक्शन डी, सेक्शन डी में रहेगा आपका 47 से लेकर 52। इसमें बनाना है आपको ओनली 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको क्या करना है, बनाना है। टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 4 बनाना है, ठीक है, 4 बनाना है। और हर एक क्वेश्चन रहेगा आपका 5 मार्क्स का, समझ आ गया ना। तो ये आपका है पूरा का पूरा पैटर्न, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग पहला मॉडल सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका PZ = Z² - 64 के शून्यक है। यानी कि आपको बहुलक से आपको क्या, बहुपद से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए हम इसका सोल्व करते हैं। शून्यक पूछा है, PZ बराबर दे रखा है आपको Z² - 64, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। तो Z² बराबर हो जाएगा 64, तो Z बराबर हो जाएगा √64, 64 और Z का √64 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से Z का 2 वैल्यू निकल गया, एक Z का शून्यक आ गया +8 और एक Z का शून्यक आ गया कितना -8। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए बिंदु P06 बिंदु से Q में है आपका 70 एवं बिंदु R में है आपका 50 में से कौन बिंदु अक्ष X को प्रतिच्छेद करता है। भाई X अक्ष को प्रति, देखिए अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, तो यहाँ क्या होता है, 2 तरह का अक्ष होता है। एक होता है X अक्ष, एक होता है आपका Y अक्ष। एक हो गया आपका X अक्ष, एक क्या सा हो गया Y अक्ष। अगर कोई X अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, कैसे करता है, X अक्ष को, तो Y क्या हो जाता है 0। अगर Y को करता है तो X क्या हो जाना चाहिए आपका 0 का हो जाना चाहिए, समझ आ गया ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया कि x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, इसका मतलब
y मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जिस भी निर्देशांक में मेरा y 0 होगा वही आंसर होगा। x, क्योंकि ये y x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर x मेरा 0 नहीं होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ देखें p बिंदु में क्या है, 0 6 है, q बिंदु में मेरा है 7 0 7 और 0। वहीं अगर हम बात करें r बिंदु का, तो r बिंदु में है मेरा 5 और 0। देखिए तो यहाँ पर x अक्ष को ऑलरेडी ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो x 0 नहीं हो सकता है, x का कुछ मान होगा। और q और r में देखें तो y अक्ष इसका क्या है, 0 है। तो सही भी है, क्योंकि ये x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो y यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा q बिंदु और कौन सा हो जाएगा, r बिंदु हो जाएगा। तो q और r दोनों हो जाएगा। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, दो सम परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकते हैं? दो सम परिमेय संख्या के बीच में आपको पूछ रखा है। कितने सम परिमेय? दो सम परिमेय आपको पहले आपका परिमेय संख्या आपको देखना है। दो सम परिमेय संख्याओं के बीच में सम संख्या लेना आपको। 2 4 6 8 इस तरह से आपका क्या हो गया, दो सम परिमेय संख्या हो गया। इसके बीच में कितने विषम परिमेय संख्या हो सकते हैं बताइए। अब 2 और 4 के बीच में कौन सी संख्या है, 3 है। 5 और 6 के बीच में कितने हैं आपका, 4 और 6 के बीच में आपका 5 है। तो कितनी परिमेय संख्या आपका, 1 है। कितना है आपका, 1 है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। समझ आ गया ना? तो दो सम परिमेय संख्या के बीच में कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है, 1। दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ आपको निकाल। विषम संख्या किसे कहते हैं? देखिए 1 3 5 7 9 ये सब का सब मेरा क्या है, विषम संख्या है। अब पूछा है इसके बीच में इसका दो लगातार, क्रमिक मतलब क्या होता है, लगातार कंजुगेटिव ऑड नंबर के बीच में हमारा कितना एचसीएफ होगा? तो देखिए अगर 1 और 3 का हम बात करें, इसके बीच का एचसीएफ क्या होगा? तो इसके बीच के डिफरेंस कितना आपका, इसके बीच का डिफरेंस आपका क्या है, 2 है। कितना है आपका, 2 है। अगर 2 से क्या ये दोनों डिवाइड होगा, नहीं होगा। बट इसका अगर हम फैक्टर लेते हैं तो 1 आता है, क्या होता है 2। तो 1 से दोनों डिवाइड हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एचसीएफ आएगा, जिससे भाग जाएगा दोनों संख्या, वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर ए। दो चर y z में रेखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन है आपका, क्या है, ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है? इसका मैक्सिमम कितने हल संभव है आपको बताना है। तो इसके मैक्सिमम अनगिनत सॉल्यूशन संभव है, ठीक है ना। संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हो सकती है? अब देखिए रेखाएं आपको 3 तरह से याद रखना है। कितने तरह से रेखाएं याद रखना है? 3 तरह से रेखाएं याद रखना है। 3 तरह से रेखाएं याद रखना है भाई। कौन कौन सा रेखाएं होती है? देखिए 3 तरह का। अगर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, और इसका सॉल्यूशन कितना होता है, 1। दो रेखाएं एक दूसरे के अगर समपाती हो, दो रेखाएं एक दूसरे को क्या आपका समपाती हो, तो इसके अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पूछा है व्हाट आर द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय कंसिस्टेंस पेयर्स ऑफ इक्वेशंस। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल क्या होगा? रूट्स क्या होगा किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। इसका रूट्स निकालना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हमको रूट्स निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस, तोड़ दीजिए, गुणनखंड करना है इसका गुणनखंड हो जाएगा माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 हो जाएगा x माइनस 3, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2। तो x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 0। तो x बराबर हो गया 3 और यहाँ भी हो गया x बराबर 2। तो बताइए दो शून्य क्या क्या निकल गया? तो इसके रूट्स आ गए 3 और एक आपका 2, 3 and 2 बोथ। दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग कितना आपका, इनका वर्ग का योग 202। आंसर क्या होगा, आप सोल्व करो इसको। कितना होगा, देखिए
दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 202 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम कोई एक धनात्मक ले लेते हैं, मान लीजिए हम x मेरा एक धनात्मक है, ठीक है ना, मेरा x धनात्मक है और इसका जिनका वर्गों का योग और इनके वर्गों का योग निकालना है। इनके वर्गों, दूसरा धनात्मक क्या हो गया मेरा 2 हो गया, इसके वर्गों का योग अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है 202। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर कितना हो गया 202। बहुत लंबा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे इसका प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर कौन सा 9 और 11। ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन एपी नहीं है। एपी कब होता है, जब कोई भी आपका हम किसी भी एक सीरीज को तभी हम एपी कह सकते हैं जब उसके कॉमन डिफरेंस जो हो वो क्या हो, सारो अंतर आपका बराबर बराबर आना चाहिए। अगर हम पहला में देखें इसका क्या देखें तो इसका हम देखें नहीं है पूछा है, सवाल को ढंग से पढ़ना है, ये तो आप यहाँ गलत कर सकते हैं। ठीक है ना, सवाल को क्या करना आपको ढंग से पढ़ना है। यहाँ लास्ट में दे दिया है नहीं है, नहीं तो शुरू में आपको बोल दिया गया है तो आप ए को मार के निकल लेना है, ऐसा नहीं है। देखिए ए को अगर देखें तो 2 4 6 8, अगर यहाँ का सारो अंतर को हम देखें कॉमन डिफरेंस को कितना कितना है आपका 2 2 2 है। अगर यहाँ का सारो अंतर देखें तो यहाँ कितना है, देखिए यहाँ तो इसका वो स्क्वायर में 1 2 3 4 और कितना हो गया 5, यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ अभी सबका सारो अंतर क्या आपका सेम है। अगर यहाँ का बात करेंगे देखिए तो यहाँ का अंतर है 4 का अंतर, यहाँ का 4, यहाँ 4, सब जगह यहाँ भी सारो अंतर क्या है सेम। बट यहाँ अगर देखिए तो यहाँ 3 है, फिर कितना है 8 है, फिर यहाँ कितना आपका 5 और 3 कितना हो गया आपका 5 और आपका 3 5 3 8, यहाँ भी कितना है आपका 8 है, यहाँ भी आपका सॉरी ये इसका सारो अंतर आपका यहाँ पर इसका तोड़ना है स्क्वायर में। यहाँ भी आपका 8, यहाँ भी कितना है 8 है, यहाँ भी आपका 8 है, यहाँ आपका 3, यहाँ आपका 5, यहाँ आपका 7, यहाँ आपका कितना है 9 है, कितना आपका 9। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी 4 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी आपका कितना का डिफरेंस है 4 का, और यहाँ 8 8 का, यहाँ 2 2 का। बट यहाँ आपको देख रहे हैं कि सभी के बीच का जो अंतर है वो बराबर नहीं है, अतः आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा डी। 1 4 7 10 के 28वें पद कौन सा होगा, बताना है आपको 28वां पद। आपको ये पद निकाला जाता है कैसे, सूत्र याद रखना है। एनवां पद अगर आपको निकालना हो तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 28वां पद निकालना है, एन का मान कितना रखना है आपको ए 28 का मान निकालना है। ए का वैल्यू आपका 1 है और डी कितना निकल जाएगा, तो डिफरेंस निकालना है 3 निकल जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 27 इंटू 3, तो 7 या 21 और 3 दुगुना कितना हो गया 6, 8 प्लस 1 कितना हो गया 82। बताइए कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16 81 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अगर कोई दो समरूप त्रिभुज है और उसके जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो उसके संगत के भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है बराबर होता है, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ठीक है ना, तो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, संगत भुजा अगर मान लीजिए एक त्रिभुज x है, दूसरा त्रिभुज क्या है y है, और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 16 और 81, तो इसके स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो इधर आके क्या बना देगा, रूट बना देगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 और इधर कितना हो जाएगा 9, यानी कि 4:9 4:9 हो गया। समझे ना। समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का अगर हमको एक कोई भी रोम्बस है तो रोम्बस का अगर हमको साइड निकालना है और उसके डायगोनल दिया हुआ है तो इसके लिए एक सूत्र होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है ना, ये डायगोनल दिया रहने पर हम साइड निकाल सकते हैं यहाँ से। तो d कितना है तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर होगा कि नहीं। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 256 बराबर कितना हो गया 4a स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा 6 4 10 5 4 9 1 10 2 3 और 1 कितना हो गया 4 बराबर 4a स्क्वायर आएगा ना 4a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100 और a बराबर आ जाएगा आपका 10। तो बताइए साइड कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 13वां क्वेश्चन, दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए दो अक्ष है आपका, एक x है एक क्या आपका y,
तो भाई दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरिजिन। वाई अक्ष में 8 इकाई युग्म है और वाई अक्ष पर एक बिंदु P है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है? देखो, देर आर 8 यूनिट्स पेयर फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितना है मेरा? 8 कोई एक बिंदु है, वाई से आपका कहीं पर एक बिंदु कितना है आपका? 8 है। कितना है आपका? 8, ठीक है ना? 8 है, एक बिंदु 8 है। तो फिर पूछा है ए पॉइंट P इज लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस। कहाँ पर आपका है? एक्स एक्सिस में आपका ये P, यहाँ से आपका एक्स एक्सिस पर आपका लोकेटेड है। मान लीजिए यहाँ पर आपका 8 है, 8 यहाँ पर है। तो पूछा है देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी आर। अब इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखिए, अब P से कितना दूरी पर है आपका? एक्स वाई एक्सिस से आपका एक्स एक्सिस में 8 पॉइंट पर है। तो P का अगर हमको कोऑर्डिनेट पूछेगा, देखिए अब ये एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है, तो वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 8 0 हो जाएगा। समझेगा ना? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यदि cos A बराबर 3/5 तो sec A का मान बताना है आपको। cos A, देखिए cos A बटा कितना है? cos A बराबर है आपका 3/5, ठीक है ना? आपको याद रखना है sin cos tan, इसका रेशियो का सूत्र आपको क्या करना है? याद रखना है। देखिए sin बराबर cos बराबर क्या होता है? तो cos बराबर होता है cos A बराबर B/H, ठीक है ना? आधार बटा लंब। आधार बटा क्या होता है आपका? लंब होता है। तो यहाँ आपका आधार दे रखा है कितना? 3, और आपका लंब कितना दे रखा है? 5। तो आपको क्या करना है? अरे भाई, ये कर्ण है, सॉरी लंब होते हैं, कर्ण है ना? ये क्या आपका? कर्ण, हाइपोटेनस है। तो लंब हमको निकाल लेना है। तो लंब कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ निकाला जाता है, बट हम ये डायरेक्ट बता देते हैं आपको। एक ट्रिपलेट बना रहा है, 3 5 एक ट्रिपलेट बनाता है। तो इस प्रकार से 3 5 का 3 5 3 4 5 एक ट्रिपलेट बना रहा है, ठीक है ना? तो लंब यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। अब सेक का पूछ रखा है, कोस का उल्टा क्या होता है आपका? सेक। नहीं भी निकालने का जरूरत है ये, इसका उलट देंगे। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। कोस का उल्टा क्या होता है आपका? सेक। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है B/H, तो इसका हो जाएगा H/B, यानी कि 5/3 है कहीं पर। देखिए ऑप्शन नंबर सी, है ना? 16 नंबर देखिए, sec A प्लस 10A इंटू 1 माइनस 10A बराबर है, तो क्या होगा? देखिए sec A प्लस 10A, अब इसको कैसे बनाएंगे? समझिए इधर, देखिए sec A प्लस 10A 1 माइनस साइन A। sec A का उल्टा क्या होता है? cos A, और 10A बराबर क्या जानते हैं? साइन A बाई cos A, तो है कि नहीं? इंटू इधर क्या दिया हुआ है आपका? 1 माइनस साइन A, ठीक है ना? तो cos A कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 1 प्लस साइन A बटा नीचे क्या हो जाएगा आपका? cos A इंटू 1 माइनस साइन A। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 1, तो यहाँ हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर ए बटा क्या हो गया आपका? कोस ए। तो कोस ए एक कोस ए कैसे क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बढ़ जाएगा कितना आपका? कोस ए। आंसर बताइए, कोस ए। सुनिएगा ना? 17 नंबर सवाल देखिए, यदि कोट ए बराबर 1 तो सेक ए, तो ए का मान क्या होगा? कोट ए 1, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ए। देखिए यहाँ बोला है कोट ए बराबर 1, कोट ए बराबर कितना आपको? 1, कोट ए बराबर 1। तो देखिए ए का कौन सा ऐसा वैल्यू रखे कि इसका पूरा वैल्यू कितना आ जाए आपका? 1 आ जाए, वो याद रखना है, ठीक है ना? तो कोट का कौन से वैल्यू पर आपका क्या आ जाता है? 1 आता है, कोट ए का किस मान पर? तो कोट 45 डिग्री बराबर क्या होता है? अगर ए का मान हम कितना रखें? 45 डिग्री, तो कोट 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है आपका? 1, यानी कि एंगल कितना आ गया आपका? वह ऑप्शन नंबर सी। जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखिए जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया, कोई अभी आपका खंभा है, ठीक है ना? ये आपका एक खंभा है। जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, छाया भी बराबर हो और ऊंचाई भी आपका क्या हो? बराबर हो। छाया भी बराबर और ऊंचाई भी क्या आपका? बराबर हो। छाया और ऊंचाई दोनों आपस में क्या बराबर, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? क्या होगा बताना है आपको। सूर्य का उन्नयन कोण का उन्नयन कोण नीचे से बनेगा, ये थीटा पूछ रखा है आपको, समझेगा ना? तो क्या होगा? तो आपका थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है? तो एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। दोनों एंगल दोनों कोण आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखिए ये 90 डिग्री है, ये कितना हो गया? 90 डिग्री। अब पूछा है भाई ये दोनों कोण, अब
देखिए ये दोनों आपस में बराबर, ये भुजा भी आपस में, ये भुजा और ये भुजा दोनों, ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर। अगर दोनों भुजा आपस में बराबर है तो दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम निकाल भी कैसे सकते हैं, अगर निकालना रहेगा तो हमको बताइए 90 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये भी दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया, तो थीटा प्लस 90 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 थीटा प्लस 90 बराबर कितना हो गया 180 हो जाएगा। फिर इधर आके घटा देंगे तो 2 थीटा बराबर हो गया आपका 90, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री, समझे ना। कितना आ गया आंसर, तो करेक्ट आंसर इज 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि दोनों साइड आपस में बराबर है तो दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितनी डिग्री होता है, ये एक चतुर्भुज हो गया, ये क्या हो गया चतुर्भुज। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री, क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या है आपका, डेसिमल नंबर 111 इज सेड टू बी, ठीक है। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, तो इसको सब कहते हैं, तो क्या कहेंगे ऑल ऑफ दीज। किसी त्रिभुज एबीसी के दो भुजा ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर में तीसरा भुजा क्या होगा। देखिए भाई ये एक आपका क्या है त्रिभुज है, ये त्रिभुज एक 7 सेंटीमीटर देखा है, एक 4 सेंटीमीटर पूछा, तीसरा क्या होगा 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, क्या होगा बताना है। देखिए अगर हम 12 का बात करें, अगर हम तीसरा भुजा क्या ले लेंगे 12, त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज तब बनेगा जब दो कोनों का, दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या हो बड़ा हो, या दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से क्या हो छोटा, तभी एक त्रिभुज का निर्माण होता है। अगर वो कंडीशन है त्रिभुज बनाने का, तो हम अगर ये 12 अगर यहाँ 12 लेते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो कितना आता है 5, और इसका कितना है यहाँ 4 है, जो क्या आ गया आपका, क्या दोनों का डिफरेंस इससे छोटा आना चाहिए था, बट यहाँ क्या आ गया बड़ा हो गया। तो इसका मतलब 12 इस भुजा का मान नहीं हो सकता है, समझा गया ना, क्योंकि दोनों के डिफरेंस तीसरा से छोटा आना चाहिए था, बट यहाँ क्या हो जा रहा है बड़ा आ जा रहा है, तो 12 नहीं होगा। अगर हम रखते हैं यहाँ पर क्या आपका 6 रख के एक बार हम चेक कर लेते हैं कि 6 रखने पर क्या होता है। अगर हम 6 रखते हैं तो देखिए 2 का सम तीसरा से बड़ा, सही है भाई, कोई 2 का डिफरेंस तीसरा से भी क्या आना चाहिए छोटा आना चाहिए, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, और जो तीसरा से क्या आपका बड़ा है, इसका मतलब 6 हो सकता है। 8 पे चेक करते हैं, 8 हो सकता है क्या, तो दोनों का डिफरेंस भी आपका तीसरा से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, इसका मतलब 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। 6 और 8 दोनों होगा, 6 और 8 दोनों होगा, ठीक है ना। तो ए एवं बी दोनों बोथ। एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता, पासा, अब आओ पासा उछाल रहे हैं आप, क्या उछाल रहे हैं पासा, तो पासा आपको कितनी संख्या होती है 6, 1 2 3 4 5 और कितना हो गया 6। पूछा है सम संख्या क्या होगा, सम संख्या कौन कौन है, तो अगर सम संख्या का बात करेंगे तो 2 4 और क्या हो गया आपका 6, सम संख्या क्या हो गया आपका 6। एक पासे को जब उछालेंगे तो सम संख्या 2 2 4 6 इनमें से कोई एक आ सकता है। पूछा है कि एक सम आने की क्या है, एक तो टोटल आपका 3 सम संख्या होता है कि नहीं, टोटल सम संख्या कितना होता है आपका 3, और टोटल एक पासे में टोटल संख्या कितनी होती है 6, तो बताइए दोनों को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो कितना आने का चांस है, आधा आने का चांस है, क्योंकि आधा आधा है, आधा सम संख्या आधा विषम संख्या है, तो आधा आने का चांस होता है कि आधा चांस है कि सम संख्या आएगा, आधा चांस है कि विषम संख्या आएगा। निश्चित होने वाली घटना को क्या कहता है, अगर कोई भी चीज़ निश्चित होगा 100% होगा, 100% यानी कि 100% होने का मतलब 100%, कोई भी चीज़ 100% कितना होता है 1 होता है, समझेंगे ना। तो कोई चीज़ निश्चित होने की घटना को क्या कितना दर्शाता है 1 दर्शाता है। एक पासा को उछाला जाता है तो 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता, एक पासा 3 का गुणक 3 का मल्टीपल आने का क्या प्रायिकता है, समझ आएगा ना। तो देखिए 3 का मल्टीपल कौन कौन है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 का मल्टीपल 3 एक में है, 3 का मल्टीपल, और एक कौन है आपका 6 है, कौन है आपका 6 है। तो बताइए 2 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 6, यानी कि 1/3, 1/3, 1/3, 1 क्या हो जाएगा आपका 3, समझाएगा ना। तो 1/3 जो है एक पासे को चला जाता है तो 3 के गुणक आने की प्रायिकता है। अब देखिए इसको, यदि x + 3 3x और 4x + 2 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान बताना है। आपको x + 3 दिया हुआ है, x दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 4x + 2, बोला है ये एक समांतर श्रेणी में है। समांतर से मतलब सभी के बीच का जो कॉमन डिफरेंस आएगा, सार्वअंतर आएगा, वो क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। तो चेक करेंगे भाई, 1 को अगर हम रखते हैं तो यहाँ क्या आता है, अगर हम 1 लेते हैं तो 1 लेने पर यहाँ 4 आएगा, 1 आएगा और ये क्या आ जाएगा 4 2 6 आ जाएगा, हो गया कि क्या सार्वअंतर सेम आ रहा है, नहीं, 1 गलत हो गया। अगर हम लेते हैं कितना आपका 3, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4 3 12 और 2 14, क्या सभी के बीच के सार्वअंतर सेम है, नहीं है। अगर लेते हैं 4
तो 4 3 कितना आ जाएगा 7, यहाँ 4 और यहाँ 4 चौक 16 2 18। क्या सारा अंतर सेम है? नहीं है। अगर हम पढ़ते हैं 5 तो 5 3 यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 5, x का मान बताना है, ठीक है ना। x + 3 और 3 और सॉरी यहाँ 3x है, 3x था ना, 3x। तो यहाँ आ जाता है आपका 1 और यहाँ हो जाता 3 3 या 9 और यहाँ आ जाता 4 चौक 16। सही है, 4 चौक 16। तो देखिए 9 3 यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है 5, यहाँ कितना बढ़ रहा है 9 7 16 और यहाँ कितना 2। तो डिफरेंस आ रहा है। बट अगर हम नीचे देखें तो क्या हो रहा है, सो देखिए अगर हम 5 लेते हैं, x का मान कितना लेते हैं 5, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 15 और 5 चौके 20 और 2 कितना हो गया 22। डिफरेंस देखिए 8 का है, यहाँ भी डिफरेंस कितना है 8 का है। इसका मतलब x का मान कितना होगा 5 होगा, ठीक है। 5 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान बताना है। आपको किसका मान बताना है 10 का मान बताना है, समझ आएगा ना। 5 6 8 9 x तथा 13 का माध्य, मीडियन कितना दिया रखा है आपका 10। सबको जोड़ देना है आपको भाई, क्या करना है आपको जोड़ देना है। 5 + 6 + 8 + 9 + x + 13 बट्टा कितना आ जाए आपका 1 2 3 4 5 6 बटा 6 बटा कितना हो जाएगा आपका 6 बटा 6 बराबर कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है आपको 10। सबको जोड़िए 5 6 कितना हो जाएगा 6 5 11 11 और 8 कितना हो गया 19 19 और 6 हो गया आपका 19 और 9 हो गया आपका 28 28 और कितना जोड़ देना आपको 13 जोड़ना है। 8 3 11 2 3 और 1 4 बटा 6 बराबर कितना हो गया 10, यानी कि 41 + x बराबर आ जाएगा 60, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका, घटा देंगे तो कितना आ गया आपका 19 19, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा आपका बी, समझा गया ना। हाँ देखिए आगे नेक्स्ट बहुलक पूछा है। बहुलक पूछा है, कोई भी आपको संख्या दिया हुआ है, कोई भी एक सीरीज दिया हुआ है, उसमें अगर बहुलक मतलब होता है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जिस अंक का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, वही क्या कहलाता है आपका बहुलक कहलाता है। तो देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, अगर हम ऑप्शन देखें तो 2 3 और क्या है मेरा 6 4 है, मतलब इन्हीं में से हमको चेक करना है 2 3 6 और 1। 2 को अगर हम देखते हैं कितना बार आया है 2 को, तो 1 2 3 4 5, 2 कितना बार आया भाई 5 बार, 2 कितना बार आया 5 बार। 3 देखेंगे कितना बार आया है 3 आया है आपका 1 टाइम, 3 कितना आया है 1 टाइम। अगर हम बात करेंगे 6 का तो 6 कितना बार आया है 1, 6 भी आया आपका 1 टाइम। हम बात करेंगे 1 का, ठीक है ना, 1 का, तो 1 कितना बार आया है, तो 1 आया है आपका 1 टाइम। तो बताइए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 2 आया है, 5 टाइम्स आया है। इसका मतलब इसका बहुलक क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 8 7 12 15 10 9 11 13 14 की माध्यिका क्या होगा। देखिए मीडियन सम को दो तरह से हम लोग मीडियन निकालते हैं। तो अगर आपका सीरीज में आपको क्या दिया सम संख्या अगर दिया हुआ हो तो फिर आपको क्या बीच का दो संख्या को जोड़ के आप आधा कर दीजिए, माध्य निकल जाएगा। या फिर आपको क्या करना है, माध्यिका निकालने का, मीडियन निकालने का और एक तरीका है, अगर ऑड में दिया हुआ हो तो आपको पहले क्या करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पहले लिख लेना है, उसके बाद जो बीच में का संख्या आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका मीडियन हो जाएगा। तो देखिए पहले उसको हम लोग क्या बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। सबसे छोटा कौन है आपका 8 है, फिर आपका 9 है, 8 9, उससे पहले आपका 7 है। तो देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, उसके बाद आपका 12 है, उसके बाद 13 है, और भाई 11 भी है, तो 11 भी है, 11 मिस कर गया यहाँ 11, ठीक है ना, 11 भी है, देखिए 11 भी है, उसके बाद यहाँ 12 भी है, 12 भी है, उसके बाद 13 भी है, और 10 कहाँ जाएगा 10 लीजिए 10, ये 11 सबसे रियल है 10 11 12 13 और ये क्या हो गया आपका 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है आपका 8 है यहाँ कोई भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब है, फिर भी छूट गया एक, कौन छूट गया, और 15 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच का अंक निकालिए आप, 4 को हटाइए, 4 को क्या करना आपको हटा देना है, बीच में क्या गया आपका 11, यही आपका क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितना होगा, ऑप्शन नंबर
बी यानी कि 2 होगा। दो गोले का आयतन का अनुपात 64 और 27 हो तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। दो गोले का आयतन आपका कितना देखा 64/27, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, गोले का सरफेस एरिया क्या होता है आपको पहले जानना पड़ेगा, तब ना आप इसको निकालिएगा, वैसे नहीं निकल जाएगा। ठीक है ना, 4a² कितना हो जाता है आपका 64:27 हो तो आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल नॉट एरिया। ठीक है, तो गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन यहाँ हमको दे रखा है। गोले का आयतन अगर हमको दे रखा है तो यहाँ से हमको इसका पहले साइड निकाल लेना है। आयतन कितना देगा गोले का आयतन वो क्या होता है AQ। तो ठीक है ना, तो दोनों का दो गोला है A1 और आपका क्या हो गया A2, 64 और 27 यानी कि A1/A2 कितना निकल जाए आपका 4/3। ठीक है ना, अब पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन पूछ रखा है 4a² 4a² कितना हो जाएगा ये तो यानी कि 4 गुने a 4 चौक 16 और यहाँ कितना हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा मेरा 3 तिया 9। ठीक है ना, 4 कट जाएगा तो 16 कितना हो गया 9। ठीक है ना, तो बच्चों आज हम ओनली MCQ को ही क्या करेंगे बहुविकल्पित प्रश्न को ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को हम क्या करेंगे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कर देंगे, सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 हम सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है ना बच्चों, सारे क्वेश्चन आपके चेक बोर्ड के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका 2026 में होने वाला है। और जैसे जैसे अपना मॉडल सेट जारी करते रहेगी और हम उस टाइप से आपका सारा सॉल्यूशन हम क्या करेंगे हर एक सेट का लेते आएंगे। आपको देखते रहना है और सारे क्वेश्चन जो नहीं बन पा रहा है उस सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।